नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। नामांकन का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में सरदारपुरा सीट से नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले सीएम गहलोत ने लाल सागर स्थित आवास पर जाकर अपनी बहन का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने नामांकन भरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 5 विधानसभा चुनाव यहीं से लड़े हैं और लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से जेडीए के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ को सीएम गहलोत के सामने अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार भी सरदारपुरा से एक राजपूत चेहरे पर दाव लगाया है। इससे पहले बीजेपी ने शंभू सिंह खेतासर को टिकट दिया था, लेकिन वो 2 चुनाव हार गए थे। नामांकन के बाद सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। यहां उन्होंने कहा कि हमने जनता का 25 लाख का बीमा किया है। दुनिया भर में राजस्थान की चर्चा हो रही है। जनता ने कांग्रेस को रिपीट करने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने 5 साल में शानदार काम किया है। तो ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं सरदारपुरा। लगातार 5 बार यहां से वो जीत दर्ज कर चुके हैं। अपनी पत्नी और पुत्र के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया है सरदारपुरा सीट से। और नामांकन दाखिल करने से पहले वो अपनी बहन से उनके घर मिलने पहुंचे थे, जिनका नाम विमला देवी है। बहन से आशीर्वाद लिया और नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के समय उनके समर्थकों की खासी भीड़ उनके साथ मौजूद थी। तो इस बार 6ठी बार उन्होंने सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल किया है। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर में नामांकन दाखिल करते हुए और दूसरी तस्वीर में अपनी बहन के घर पहुंचे हैं। अपनी बहन से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद रवाना हुए नामांकन दाखिल करने के लिए। गारंटी लागू हो गई। लागू नहीं होती तो मैसेज नहीं जाता। 10 गारंटी हमने दी थी, लागू करके दिखा दिया। इसलिए यकीन लोगों को हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद है कि जो 7 गारंटी दी हमने, मेरे मैनिफेस्टो भी आएगा, डिटेल्स के अंदर होगा। पर 7 गारंटी जो दी गई है वो एक प्रकार से पॉइंटेड दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उसके मूल भावना क्या है वो देखिए। तो चुनाव का जब दौर होता है, एक बार टिकट मिलते हैं तो स्वाभाविक होती है कि कुछ नाराजगी हो जाती है। सब हमारे साथी हमारे अपने हैं, मैं उनको मना देंगे, समझा देंगे। कह रहे हैं इतिहास में पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में आम लोगों का कमेंट ये है, जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी माहौल। वो हर व्यक्ति पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये कहे सरकार के खिलाफ में एंटी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार के विरोध में कोई माहौल नहीं है। ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी, मेरे साथियों के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी घर की बात होनी चाहिए। तो सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जांच एजेंसियों पर आरोप लगाया कि सरकार को बेदखल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सीएम की नामांकन सभा में खड़गे भी शामिल हैं। तो जोधपुर की सरदारपुरा सीट से उन्होंने 6वीं बार नामांकन दाखिल किया। 5 बार वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। और ये तस्वीरें हैं चूरू से। चूरू से एक बार फिर से रफीक मंडेलिया को टिकट दिया गया है और ये चुनावी रैली नामांकन दाखिल करने से पहले अपने समर्थकों के साथ चूरू के अंदर वो यहां से राजेंद्र राठौड़ के सामने पिछली बार चुनाव लड़े थे। लगातार कई चुनाव रफीक मंडेलिया ने यहां से हारे और एक बार पार्टी ने फिर भरोसा जताया रफीक मंडेलिया के ऊपर। चूरू से उन्हें फिर से टिकट दिया गया है।
और नामांकन दाखिल करने से पहले एक बार फिर जनता के बीच से होते हुए, या फिर यूं कहा जाए शक्ति प्रदर्शन करते हुए वो पहुंचे हैं टिकट दाखिले के लिए, पर्चा भरने के लिए। रफीक मंडेलिया चूरू से, जो कि लगातार पिछले कई विधानसभा चुनाव यहां से हारते आए हैं। रफीक मंडेलिया की तस्वीरें चूरू से। इस बार एक बार कांग्रेस ने फिर से उनके ऊपर दाव लगाया है। एल्विश यादव के सर्पलोक में एक और सेलिब्रिटी की एंट्री हो गई है। दरअसल स्नैक वेनम और रेव पार्टी कनेक्शन में फंसे एल्विश यादव पहले से ही नोएडा पुलिस के रडार पर हैं, तो अब सिंगर फाजिल पुरिया पर भी पुलिस जल्द ही शिकंजा कस सकती है। जहरीले सांपों का जहर और रेप पार्टियों की चमक दमक में नशेबाजी का खेल। यूट्यूबर एल्विश यादव की शोहरत के चांद पर ग्रहण लग चुका है। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस एल्विश पर कभी भी शिकंजा कस सकती है। एल्विश यादव पर आरोप है कि रेप पार्टियों में स्नेक वेनम की सप्लाई करने वाले गिरोह के साथ उनके संबंध हैं। साथ ही सांपों के साथ खिलवाड़ और वीडियो में गैर कानूनी तरीके से उनका इस्तेमाल। अब एल्विश यादव कानून के शिकंजे में आ चुका है। उधर अभी एल्विश की तलाश चल ही रही थी कि गुरुग्राम का ही एक और सेलिब्रिटी इस विवाद में शामिल हो गया। दरअसल बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर फाजिल पुरिया की। स्नैक वेनम का सेलिब्रिटी कनेक्शन क्या है, समझिए। एल्विश यादव के बाद सिंगर फाजिल पुरिया वीडियो में साथ दिखे। एल्विश और फाजिल पुरिया सांपों के साथ खिलवाड़ करते दिखे दोनों सेलिब्रिटी। क्योंकि इससे बातचीत नीलम नहीं थोड़ा भाई हो रहे जाना क्या रहा है भाई हो रहे जो अल्लाह ये वीडियो एल्विश यादव की सांपों वाले वीडियो शूट का बताया जा रहा है। वीडियो में एल्विश यादव के साथ सफेद रंग के बनियान में सिंगर फाजिल पुरिया भी दिख रहा है और दोनों सांपों को बेहद गैर जिम्मेदाराना ढंग से हैंडल करते दिख रहे हैं। ऐसे में अब एल्विश तो पहले ही कानून के रडार पर है, अब फाजिल पुरिया पर भी शिकंजा कसना तय हो गया है। रेप पार्टी मामले में अब एक नया मोड़ निकलकर सामने आया है। एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और उनके साथ साथ जो उनके साथी हैं उन पर भी ये संकट आ सकता है। एक नया वीडियो जारी हुआ है जिसमें सिंगर फाजिल पुरिया एल्विश के साथ नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में दोनों एक सांप के साथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले एल्विश यादव की एक पिक्चर और वीडियो जो है वो सांप को लेकर वायरल हुई थी। वहीं खास बात ये कि नोएडा में रेप पार्टी के दौरान स्नेक वेनम जैसी घातक ड्रग्स के इस्तेमाल के मामले में अब क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को जांच सौंप दी गई है। साथ ही एल्विश यादव और फाजिल पुरिया जैसे सेलिब्रिटीज की भूमिका की भी पड़ताल शुरू हो गई है। एल्विश यादव का भी जो लगातार नाम है वो रेप पार्टी इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। इसी के चलते इस पूरे मामले में जो वन विभाग है वो पूरी तरीके से जांच करेगा। कमेटी जो है वो बनाई गई है। मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में जो जांच है वो लगातार होगी और पूरी तरीके से जो मामला है वो डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन अभी बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं उससे और लोगों को भी संकट हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा ये गिरोह है या जितने भी लोग आपस में कनेक्टेड होंगे
उन पर भी जांच हो सकती है। तो जो फाजिलपुरिया का नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो और एल्विश यादव साथ नजर आ रहे हैं, उन दोनों के हाथों में एक सांप है जिसका वीडियो लगातार तेजी से वायरल होता जा रहा है। इस कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति भवन में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। हीरालाल सामरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। वो श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अब उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित सीआईसी हैं। उनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ है। वो 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ईश्वर की शपथ ले हुआ हूँ, जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ। ये खबर यूपी के अयोध्या से। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम जन्मभूमि पक्ष का स्थलीय निरीक्षण कर राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य, डीएम समेत जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और लार्सन एंड टुब्रो के कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान नृपेंद्र मिश्र ने अभी तक के निर्माण कार्य पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार हो रहा है और हमें विश्वास है कि दिसंबर तक जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। आज सुग्रीव टीला से ये निरीक्षण किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि ये सीधे भगवान के मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाता है। जो प्रगति है और जिस निष्ठा से यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। और दिल्ली एनसीआर में दम घुटती हवा के चलते रविवार को ग्रैब के सबसे आखिरी कदम चरण 4 को लागू कर दिया है। खास बात यह है कि शुक्रवार को जब AQI 468 था, ग्रैब 4 नहीं लाया गया, लेकिन रविवार को 454 AQI में से लागू कर दिया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। नई पाबंदियों के मुताबिक जरूरी सामानों से जुड़े और LNG, CNG इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दूसरे ट्रक दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। एनसीआर से वही गाड़ियां एंट्री कर सकेंगी जो इलेक्ट्रिक, CNG, BS6 डीजल की होंगी। हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, पाइपलाइन आदि का निर्माण नहीं हो सकेगा। सरकारें इमरजेंसी से जुड़े कदम पर फैसले ले सकती हैं, जैसे ऑड इवन लागू करने, दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ चलाने का फैसला। पूर्वानुमानों के मुताबिक आने वाले समय में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। पिछले साल ग्रैब 4 3 नवंबर को लगाया गया था और 6 नवंबर को इसे हटा लिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से आसमान में धुंध छाई हुई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी रहने वाले लोगों को आंखों में जलन के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगातार 7वें दिन आसमान में जहरीली धुंध की मोटी परत छा गई है। सरकार का क्या कहेंगे, ये पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसा कि आपको पता है, बच्चों का स्कूल वगैरह भी बंद कर दिया गया है। तकलीफ तो है, इसमें हम सबका रोल है कि वो कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। सबकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी। पॉल्यूशन 4-5 दिन में तो बहुत था, आज कुछ कम हुआ है। कल धूप सी निकली थी कोई। ये जो डीजल की गाड़ी हैं जो केजरीवाल ने बंद कराई हैं, ठीक कराई है मेरे हिसाब से। तो बहुत आदमी परेशान है इस पॉल्यूशन की वजह से। और क्या कहा जाए, दिल्ली के अंदर तो जब तक बरसात नहीं होती, जब तक दिल्ली में ऐसे ही पॉल्यूशन रहेगा। थोड़ा जो गाड़ियां सही कराई हैं, जो बंद हो रही हैं, वो ठीक हो रही हैं। पॉल्यूशन की स्थिति तो देखिए साहब, यहाँ दिल्ली एनसीआर में हालत ख़राब है। बोल रहे हैं 900 से ऊपर चला गया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पराली का जो प्रॉब्लम है, ये हर साल का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इसी टाइम पे क्यों होता है। और यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है। मैं जोधपुर में था 15 दिन, वहाँ जोधपुर में तो आसमान में आप तारे गिन लो, उत्तराखंड में चले जाओ वहाँ तारे गिन लो। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ब्लेम गेम चल रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली गवर्नमेंट। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए हमास ने अपना सीक्रेट हथियार चलाना शुरू कर दिया है। ये इतना सटीक है कि एक ही हमले में इजराइल के कई टैंक दम तोड़ चुके हैं।
इजरायल के पास सारे संसाधन हैं। इजरायल के पास सिर्फ हमास के खात्मे का मैप तैयार नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को भी लगे हाथ इजरायल दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। ये बहुत बड़ा प्लान सिर्फ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं है। इस प्लान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शरीक हैं। प्लान को बहुत गौर से समझिए, क्योंकि यही तय करने वाला है इजरायल युद्ध का अंजाम। इस नक्शे को बहुत गौर से देखिए। इजरायल की सुरक्षा पर अमेरिका ने अपनी नेवी का पहरा बैठा दिया है। इजरायल के उत्तर में भूमध्य सागर में उसका एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड खड़ा है। ये जेराल्ड फोर्ड हिजबुल्लाह के हमले को रोकने और जरूरत पड़ने पर उस पर अटैक करने के लिए तैनात है। अब सीधे स्वेज नहर से आगे लाल सागर में आइए। लाल सागर में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर तैनात किया है। ये परमाणु बम से लैस युद्धपोत यमन के हूथी विद्रोहियों के मिसाइलों को नाकाम बनाएगा, जो यमन से इजरायल की ओर हूथी फायर कर रहे हैं। इजरायल के लिए हूथी और हिजबुल्लाह हमास की तरह ही कट्टर दुश्मन है। इजरायल के सामने पिक्चर क्लियर है कि इन संगठनों को रोकने के लिए उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला अमेरिका और दूसरा उसके पास अत्याधुनिक हथियार। इजरायल के पास इस वक्त दोनों मौजूद है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी शक्तियां इजरायल के साथ खुलकर खड़ी हैं। आपको आगे बताएंगे कि लाल सागर और इजरायल का कनेक्शन क्या है, लेकिन उसके पहले और ओसिया से कांग्रेस से दिव्या मदेरणा ने नामांकन भरा। भाजपा के भेराराम सियोल के बाद पेश किया गया नामांकन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। नामांकन के दौरान जिला प्रमुख लीला मदेरणा, बहन रूबल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ओम सिंह भाटी सहित कई नेता मौजूद रहे। सच्ची श्रद्धा, निष्ठा रखूं और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूं। मैं ओसिया के विकास के लिए 2023 में दूसरी बार नामांकन दाखिल कर रही हूँ। मैंने पिछली बार आपको इसी जगह पर आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आपका क्या विजन ओसिया के लिए रहेगा, तो मैंने कहा था कि मैं भेड़ हल्ला की परियोजना लाऊंगी जो मेरे पिता का अधूरा सपना है। मैं मथानिया का सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आऊंगी जो वहाँ की मांग है। मैंने कहा था पानी और आपकी शिक्षा के अंदर और बिजली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेरे पिता ने बहुत मजबूत कराया। मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करूंगी। और ये दो तस्वीरें ओसिया से भेराराम सियोल ने और बीजेपी से भेराराम सियोल ने नामांकन दाखिल किया है। नाम निर्देशन हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्य। राजस्थान विधानसभा चुनाव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बयान। राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये चुनाव कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ लड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में काम करने वाली एजेंसियों की सराहना की जानी चाहिए। जो भ्रष्ट है वो पकड़े जाने के बाद आधारहीन आरोप लगाते हैं। का आज आखिरी दिन और सारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में जब दोनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी का स्वच्छ प्रशासन देने की गारंटी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इन दोनों के विरुद्ध चुनाव है। और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं वो निश्चित रूप से उनके काम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहां तक ईडी का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है।
दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ हो, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं, कोई अनपैरेलल है। और उसमें भी जिन पॉलिटिकल लोगों, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसका प्रतिशत 3 से भी कम है। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपने भ्रष्टाचार के पकड़े जाने पर इस तरह के अनर्गल जो है प्रलाप भी करते हैं और अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने मसूदा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया। अब इस सीट से बीजेपी ने पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह खानावत को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले अभिषेक सिंह को सीट पर चुनाव मैदान में उतारा गया था। नाम फाइल होते उनके समर्थकों का घर पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। इसके साथ ही नाम फाइनल होने पर उनके समर्थकों ने पार्टी का आभार भी व्यक्त किया। और सीकर में बीजेपी के फतेहपुर से प्रत्याशी श्रवण चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 साल से भाजपा यहां जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार कमल खिलेगा। पार्टी ने यहां से इस बार शिक्षाविद श्रवण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से पहली बार भाजपा यहां मजबूत स्थिति के अंदर मजबूत होने का दावा कर रहे श्रवण चौधरी। श्रवण चौधरी यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। श्रवण चौधरी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। सीकर में कोचिंग संचालक हैं, कई कोचिंग चलाते हैं ये, और अब इन्होंने बीजेपी से टिकट लिया, बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और ये फतेहपुर से मैदान में हैं कांग्रेस से हाकम अली के सामने। ये कार्यकर्ता इस समय फतेहपुर शेखावटी, जहां से श्रवण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। लोगों से बातचीत, बीजेपी को मजबूत बनाने की अपील, जिताने की अपील, एकजुट होने की अपील, पार्टी को मजबूत करने की अपील वो यहां लोगों से कर रहे हैं। इसी सीट से कांग्रेस ने हाकम अली को उतारा है, जो पिछली बार भी विधायक थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।